तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज आप लोगों का, जो कि रहेगा हम लोगों के पास अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। देखो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में हमारे पास सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है आपके पास वो किस तरीके से काम करता है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे वहां पर हमारे पास जो सीक्वेंस रहता है वो क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास पहले पार्ट में तो क्या आएगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब अल्कोहल और फिनॉल जो हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। फिर दूसरा पार्ट क्या होता है अपने पास यहाँ पर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। फिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास, इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, जिस भी कंपाउंड के ऊपर वो पर्टिकुलर चैप्टर है। और उसके बाद क्या आती है अपने पास, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी क्या होती है आपके पास, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कोप ऑफ सिलेबस होता है कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से कवर किया जाएगा। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब है कि जिस पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, एक तो होता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है मेरे पास, प्रिपरेशन। और तीसरा रहता है आपके पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो आपके पास जो मेन क्वेश्चन है वो कहां से आते हैं, या तो प्रिपरेशन से या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके पास कहां से पूछा जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज से और प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन में कुछ नेम्ड प्रिपरेशन होती है आपके पास, जिनको हम लोग नेम रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंपाउंड मेरे पास किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपके पास इन दो पार्ट से ज्यादा बनते हैं, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज से। अब नाम से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि अल्कोहल की प्रिपरेशन लिख दो, ईथर की प्रिपरेशन लिख दो या फिनॉल की। ठीक है, रिएक्शन की फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जो चैप्टर है वो पढ़ना होता है ऑर्गेनिक में, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, ये हर जगह अपने पास फिक्स है किसी भी ऑर्गेनिक पार्ट के लिए। तो आपके पास जो चैप्टर है, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इसका नाम है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक में रहेगा हम लोगों के पास अल्कोहल और फिनॉल का सेक्शन, और उसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी में रहेगा आपके पास ईथर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पार्ट ए का डिस्कशन कर लेते हैं कि पार्ट ए में जो आप लोग अल्कोहल्स पढ़ रहे हो, देखो इसमें आपको क्या करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम लोग अल्कोहल्स बनाते हैं तो अल्कोहल्स में जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH। ठीक है, यही आप लोगों ने देखा होगा, अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप अपने पास OH होता है। R किसको रिप्रेजेंट करता था अपने पास, यहाँ पे जो R है ये क्या बताता है, ये आपके पास एल्काइल ग्रुप होती है, या आप कह दो कि ये कार्बन चेन है। ठीक है, कार्बन चेन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोक्सी का जो ग्रुप लगा हुआ है, ये मिलकर के किसको बनाएगा अपने पास, अल्कोहल को। एक चीज मैं आपको शुरू से ही बता देता हूं कि एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप अल्कोहल बनाओ मतलब कॉपी में, तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर जरूर लगाना। ठीक है, जब भी आप अल्कोहल बनाओगे तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर जरूर लगाना। इससे क्या होता है, जब आप इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या रखा हुआ है, मेरे पास लोन पेयर रखा हुआ है। अब ये जहां जहां आएगा वहां वहां आपको ऑक्सीजन विद लोन पेयर याद रखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ इस लोन पेयर के कारण अभी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास कहीं पे हम लोग बनाते हैं कॉपी में, या आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें लोन पेयर नहीं बनी हुई होती। मैंने पहले भी बोला कि भाई लोन पेयर का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे अभी इससे पहले आप लोगों ने हेलो एल्केन्स पढ़ा था या हेलो अरेन्स पढ़ी थी, तो वहां भी हेलोजन के ऊपर लोन पेयर थे, और टोटल कितने लोन पेयर थे अपने पास वहां पर, 3 लोन पेयर थे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है और 2 लोन पेयर यहाँ पर है। इससे काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है सिर्फ एक लोन पेयर के कारण। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में पढ़ते हैं अपने पास अल्कोहल्स और फिनॉल का क्लासिफिकेशन। तो पहले अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं कि अल्कोहल्स आपके पास क्या होते हैं। जैसा मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई एलिफेटिक कार्बन की चेन है, एलिफेटिक चेन में अगर आप OH को जोड़ देते हो, ध्यान रहे एलिफेटिक बोल रहा हूं इसीलिए अलग से, क्योंकि एरोमेटिक में थोड़ा सा चेंज है। एलिफेटिक चेन में अगर कभी भी आपके पास OH जुड़ जाएगा, या कार्बन एलिफेटिक चेन में अगर OH जुड़ जाएगा, तो उससे क्या बनते हैं अपने पास, अल्कोहल्स बनते हैं। अब अपने पास ये जो अल्कोहल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन है। अब अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन मेथड हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो इस बात पे है कि आपका जो एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, उसमें नंबर ऑफ OH एटम्स कितने हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने OH एटम्स लगे हुए हैं। देखो ये जो आपके पास कार्बन है, इस कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन थे, 2, और उसके साथ कितनी OH लगी हुई है, यहाँ पर 1 OH लगी हुई है। तो ये जो आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा मेरे पास, मोनोहाइड्रिक में। ठीक है, मतलब इसके पास जो हाइड्रिक जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, ये किसकी वजह से यूज होता है, OH की वजह से। ठीक है, हाइड्रिक वर्ड का आप लोग मीनिंग याद रखना कि यहाँ पे जो हाइड्रिक वर्ड यूज हो रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास OH। तो इसके पास कितने OH हैं एक मॉलिक्यूल में, 1 है, तो मोनोहाइड्रिक। अगले वाले को डाईहाइड्रिक बोला है, जो कि आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है। और तीसरा वाला आपके पास ट्राईहाइड्रिक है, ग्लिसरॉल। और चौथा वाला क्या हो गया आपके पास, पॉलीहाइड्रिक। अब पॉली का मतलब है कि जहाँ पे 3 से ज्यादा है। अगर आप टोटल OH की यहाँ पे काउंट करोगे तो 1, 2 और 4 एक ही जगह पे लगे हुए, तो टोटल यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए मेरे पास, 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, जो कि वो लास्ट वाला एल्डिटॉल है। ठीक है,
ये सभी इनके IUPAC नेम नहीं है, ये सभी इनके जनरल नेम है। IUPAC नेम में भी हम लोग आगे सीखेंगे कि IUPAC नेम कैसे करते हैं। तो ये जो पहला क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है मोनो, डाई, ट्राई, और वो पॉली का मतलब है कि जहां पे 3 या 4 से भी ज्यादा आपको देखने को मिलते थे। अब अगला वाला जो पार्ट आ रहा है आपके पास, अगला वाला पार्ट है यहाँ पर देखो फिनॉल का। इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। आपकी फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग से डायरेक्टली क्या लगा हुआ है अपने पास? OH लगा हुआ है। अगर आपकी फिनाइल रिंग से डायरेक्टली OH लगा हुआ है तो इसको कोई अल्कोहल नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? फिनॉल। अब फिनॉल का भी फंक्शनल ग्रुप OH है और अल्कोहल्स का भी फंक्शनल ग्रुप क्या था? OH था। बस बात ये होती है कि अल्कोहल तब तक बोला जाता है जब तक कि आपकी कार्बन चेन एलिफेटिक है। क्या ये एलिफेटिक कंपाउंड है क्या मेरे पास? ये जो फिनॉल है ये कैसा कंपाउंड है आपके पास? एक ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों है ये एरोमेटिक कंपाउंड? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो रखी है OH की। ठीक है, अभी उस चीज पे नहीं जाएंगे कि हकल्स रूल फॉलो करता है, प्लेनर हैंड, ये सब। तो ये जो OH वाला पार्ट है ये आपके अब एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया अपने पास? फिनॉल हो गया। अब इसके बाद जितने भी यहाँ पर ये 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं सारे फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं। फिनॉल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि फिनॉल से ही मिलकर के बने हुए हैं या फिनॉल के बाद ये आपने बनाए हुए हैं। जैसा कि पहला वाला आप देख सकते हो 2 ब्रोमोफिनॉल है, अगली वाली वहां पर 2 मिथाइल फिनॉल है, फिर वो 3 मिथाइल फिनॉल और उसके बाद 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, और ये इनके जनरल नेम लिखे हुए हैं। जब भी OH के साथ एक CH3 का ग्रुप लगता है ना, इसको क्रिजोल कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास हाइड्रोक्सी के साथ CH3 भी लगी हुई है या मिथाइल भी लगा हुआ है तो इसको क्रिजोल बोला जाता है। ठीक है, और अभी आपका एक क्रिजोल या मैं कहूं जो मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट था? ये पहली पोजीशन कौन सी होगी फंक्शनल के रिस्पेक्ट में? ऑर्थो। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिजोल। वैसे वो अगला है मेटाक्रिजोल और लास्ट वाला है मेरे पास पैराक्रिजोल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और क्यों है ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत बार आई है लिखने को, मतलब कन्वर्जन टाइप में, कि आप लोग क्रिजोल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको LHS में देंगे कि या तो इधर एनिलिन दे दिया, कहेंगे एनिलिन से क्रिजोल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉलिन से आप क्रिजोल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्रिजोल को लेकर के बनाए जाते हैं। तो क्रिजोल हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है। ठीक है, फिनॉल्स जो डेरिवेटिव है, फिनॉल डेरिवेटिव में क्रिजोल आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसी क्लासिफिकेशन में आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने वहां पर फिनॉल से पहले अल्कोहल देखा, तो अल्कोहल्स में हमारे पास मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक थे। वैसे देखो ये फिनॉल्स भी हैं, ये फिनॉल भी कैसे हैं? मोनो, डाई, फिर उसके बाद आपको वहां पर वो ट्राइहाइड्रिक भी दे रखे हैं लास्ट में। अब ये भी किस बेसिस से बताए गए होंगे कि आपने OH ग्रुप कितने लगा रखे हैं, एक ग्रुप पे कितना यूज करेंगे? मोनो। 2 ग्रुप लगे होंगे OH के तो क्या यूज होगा? डाई। और 3 लगे होंगे तो क्या यूज होगा अपने पास वहां पर? ट्राई यूज होगा। ठीक है, मोनो, ट्राई एंड ट्राइहाइड्रिक। तो ये जितने भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे पहले वाला आप देखोगे कैटेचॉल है, फिर ये रिसोर्सिनॉल है, फिर हाइड्रोकिनॉल है, इसी को हम लोग क्विनॉल भी कहते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सीकिनॉल है। ये सब इनके क्या है मेरे पास? जनरल नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, जनरल नेम जो है वो जनरल नेम आपको याद होने चाहिए। इनकी प्रिपरेशन आएगी अभी आपके सिलेबस में ये सब कुछ आएगा, ये भी अभी आप पढ़ोगे इसको आगे। अब नीचे आ जाते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स पे। ठीक है, ऊपर वाला फिनॉल है और नीचे वाले क्या है आपके पास? ये एरोमेटिक अल्कोहल्स है। देखो अगर आपका OH ग्रुप ना डायरेक्टली ना लगाओ रिंग से और उससे पहले कार्बन की चेन लगी हो तो ये फिनॉल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि जहां पर मेरे को फिनाइल रिंग दे रखी और OH दे दिया वो अपने पास फिनॉल हो गया। उसके लिए कंडीशन ये होती है कि OH डायरेक्टली किससे लगा होना चाहिए? आपके पास रिंग के साथ। ठीक है, ये नहीं कि OH और उसके पास फिनाइल रिंग देखेंगे और फिनॉल कहेंगे, नहीं। अब इसका नाम क्या होगा? आपको पहले भी मैंने बोला था कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? CH2, और इसको बेंजीन रिंग को या फिनाइल रिंग को बेंजाइल, या आपके पास बेंजाइल ग्रुप है तो इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये अल्कोहल की कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि OH डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है किसके साथ? फिनाइल रिंग के साथ। पहले कार्बन चेन है और उसके बाद OH लगी है। सिमिलरली अगला वाला भी आप देख सकते हो, ये जो अगला वाला है मेरे पास जो कि फिनाइल एथेनॉल है, फिनाइल एथेनॉल है, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है? इसमें भी जो OH है वो किससे लगा हुआ है? वो आपकी कार्बन चेन से लगा हुआ है, ना कि वो डायरेक्टली आपके फिनाइल रिंग से लगा है। तो अगर इस तरीके का कोई आप कंपाउंड देखते हो तो वो अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा, और अल्कोहल में भी वो एरोमेटिक अल्कोहल है। तो एलिफेटिक अल्कोहल्स जो आपके पास स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन वाले होते हैं, और एरोमेटिक अल्कोहल्स में क्या होता है? OH तो लगेगी पर OH जो है वो कार्बन चेन के साथ लगी होगी और कार्बन चेन सब्स्टिट्यूटेड होगी विद द फिनाइल रिंग। ठीक है, ये है आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो साइड चेन में होता है यहाँ पर OH का सब्स्टिट्यूशन, ना कि आपकी जो मेन एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन देखने को मिले। एरोमेटिक रिंग में अगर होता तो उसको फिर फिनॉल कहते हैं। अगले वाले पे आ जाते हैं। देखो अगला वाला आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखना, सबसे पहले हम लोग जो क्लासिफिकेशन शुरू कर रहे हैं अभी इसमें
जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो ली जाएगी sp3। ठीक है, अब हम लोगों को उस कार्बन की बात करनी है जो कार्बन आपकी डायरेक्टली OH बॉन्ड से लगी हुई है। अगर उस कार्बन ने चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रखे थे तो इसका मतलब वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है, अपने पास sp3 है। sp3 तभी तो बनती थी अगर कार्बन चारों बॉन्ड कैसे बनाए, सिग्मा। अगर कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हुए तो ये चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो इस समय कार्बन कौन सी हाइब्रिड स्टेट में रहता था अपने पास, ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड स्टेट में आपको ये तीन कैटेगरी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब ये किस बेसिस पे बताए गए हैं, ये इस बेसिस पे बताए गए हैं कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ लगा होगा। आपको भी पता है कि जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ होता है वो मेरी कौन सी कार्बन होती है, ये आपकी फंक्शनल कार्बन है। ठीक है, अगर ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो वो कौन सी डिग्री का अल्कोहल माना जाएगा, मेरे पास 1 डिग्री का। ठीक है, एक ही कार्बन का है बोलूं, इसके बाद आप कितनी भी लंबी चेन बना दो पर वो रहेगा एक ही कार्बन से अटैच, तो 1 डिग्री। फिर जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, अगर ये कार्बन आपके डायरेक्टली 2 कार्बन ग्रुप से अटैच है तो ये कौन सी डिग्री में आ जाएगा, 2 डिग्री में। और फिर जिस कार्बन से आपके पास OH लगी थी, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो तो ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, जैसा कि पहला एग्जांपल इथेनॉल लिखा हुआ है, फिर वो प्रोपेन टूओल दे रखी है, फिर 2 मिथाइल पेंटेन टूओल, प्रोपेन टूओल दे रखा है यहाँ पे। ये जो आप कार्बन है, अगर आप इसको देखोगे तो डायरेक्टली कितने कार्बन ग्रुप से अटैच है, टोटल 3 कार्बन ग्रुप से अटैच है, तो वो टर्शियरी लेवल का हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेम ही है, जैसे आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का रूल कभी भी नहीं बदलता है। कार्बोकैटायन से शुरुआत हुई थी, आप लोगों ने कार्बोकैटायन और कार्बेनियन में पढ़ा था, फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स में आया था ये, अब दोबारा आपके पास ये अल्कोहल्स में आ रहा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का रूल हमेशा यही रहेगा कि जो फंक्शनल कार्बन है आपकी वो डायरेक्टली अगर 1 से लगती है तो 1 डिग्री, 2 से लगी होगी 2 डिग्री, 3 से लगी होगी तो 3 डिग्री। और अगर मैं कहूं 1 से भी नहीं लगी हुई है, जैसे आपके पास ये CH3OH है, अगर आप CH3OH को देखोगे तो होता क्या है कि जब तक आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं करने का मतलब यह है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे रिलेटेड, तब तक आप इसको भी क्या ट्रीट करते हो, तब तक इसको भी हम लोग 1 डिग्री ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, जैसे इसके बीच में और इसके बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, एथेनॉल और मेथेनॉल के बीच में, लेकिन वो आंसर आपका निकल रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द अल्कोहल, तब फिर इसको 1 डिग्री नहीं बोलेंगे। अब आपके पास ये कैसा है, ये लेस देन 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगी है ना वो कार्बन एक भी कार्बन से अटैच नहीं है। और आपको भी पता है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जब आपने अभी पिछली बार ये पढ़ा था तो आपको पढ़ाई गई थी SN2 की रिएक्टिविटी, जिसमें बोला गया था कि आपके पास कितने नंबर ऑफ बल्की ग्रुप्स लगे हुए होंगे। तो अगर देखा जाए ना, जिस कार्बन से OH लगी है यहाँ पे उस कार्बन के साथ एक भी बल्की ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ पर जिस कार्बन से OH लगी हुई है उसके साथ एक बल्की ग्रुप है, तो ऑब्वियसली बात है इससे रिएक्टिविटी में चेंज जरूर आएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सेम तरीके से काम नहीं कर रही होगी, इसलिए तब वहां पे अगर आपने दोनों को 1 डिग्री ट्रीट कर दिया तो फिर आप आंसर कैसे दोगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो 1 डिग्री है या जो लेस देन 1 डिग्री है, इसलिए इसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आपको आंसर करना होता है। आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले दिन से अपने माइंड में ये चीज डिफरेंस बना करके चलोगे कि हाँ भाई दोनों सेम नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है, सिर्फ एक कार्बन से पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इसकी। आगे आ जाते हैं। अब यहां पर देखो सेकंड वाला जो पार्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन में, यहां पर भी जो कार्बन है आपके पास, ये कार्बन जिस OH से लगी हुई है, मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आएगी। अभी ये sp3 हाइब्रिड ही है। ठीक है, कोई ये मत समझना कि भाई यहां तो डबल बॉन्ड लग गया, अगर डबल बॉन्ड लग गया तो ये वाली कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइज हो गई और ये वाली कार्बन भी sp2। लेकिन क्या मुझे इस कार्बन को देखना है क्या, नहीं, हम लोग कौन सी कार्बन को देखेंगे, अपने मेन कार्बन को, जो कि आपकी कौन सी कार्बन है यहाँ पर, ये फंक्शनल कार्बन है। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है ना आप उसको देखो। ठीक है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन ने अभी भी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आप इसको छोड़ दो। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस ग्रुप को क्या कहते थे हम लोग, एलाइलिक ग्रुप कहते थे। 2 ग्रुप हम लोगों ने पढ़े थे, एक विनाइलिक पढ़ा था, एक एलाइलिक पढ़ा था। ये वाला अभी अपने पास एलाइलिक है। विनाइल ग्रुप कौन सा होता था, ये CH2 डबल बॉन्ड CH वाला। अगर आपके पास ऐसे लगा होता ना OH, अब प्रॉब्लम है यहां पर, ये है तो विनाइल अल्कोहल, जैसे ये वाला कौन सा है आपके पास, ये एलाइल अल्कोहल है, वैसे वो वाला क्या है, वो विनाइल अल्कोहल है। लेकिन क्या वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस कार्बन से OH लगा है ये कौन सी हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है। और अभी हम लोग कौन सी कार्बन पढ़ रहे हैं, सिर्फ sp3, इसलिए विनाइल यहां पर नहीं है, यहां पर कौन सा अभी आपके पास एलाइल लगा हुआ है। तो ये जो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, जिसमें से पहली पोजीशन पर ये आपके पास डबल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एलाइल ग्रुप। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कौन से है मेरे पास, ये एलाइलिक अल्कोहल है। अब उस एलाइलिक अल्कोहल में भी ये तो 1 डिग्री का है।
ठीक है, ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा, देखो आपके पास टोटल ये 2 डिग्री का हो गया, और लास्ट वाला कितने डिग्री का निकल करके आएगा मेरे पास, 3 डिग्री का। और वो तीनों कौन सी कैटेगरी के हैं, वो तीनों आपके पास एलाइल अल्कोहल है। क्यों है एलाइल अल्कोहल, क्योंकि इन तीनों के पास एक ग्रुप कॉमन है, और वो ग्रुप कौन सा है मेरे पास, ये कार्बन वाला C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलाइल ग्रुप। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका एलाइल ग्रुप है। और वैसे वो ऊपर वाला जो हम लोगों ने लिखा था वो विनाइल था, ये आपके पास एलाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री का एलाइल है, यहां पर 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बन रही है, और यहां पर बनी थी आपके पास ये 1 डिग्री वाली। अब नीचे वाले जो अल्कोहल्स हैं, नीचे वाले अल्कोहल्स हैं आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब है कि जो OH लगी हुई होगी, वो OH में आपके पास पहले कार्बन आएगा, और वो जो कार्बन है वो सब्स्टिट्यूटेड होगी विद द बेंजीन रिंग। ठीक है, इसलिए नाम दिया गया होगा यहाँ पर बेंजाइलिक। अभी जो बेंजाइलिक अल्कोहल है पहला वाला, जो कि सिंपली आपका बेंजाइल है, बेंजाइलिक में भी पहला वाला तो हम लोग बेंजाइल पढ़ रहे हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली CH2 लगा हुआ होता है तो वहां पे वर्ड यूज होता है बेंजाइल अल्कोहल। कितने डिग्री का अल्कोहल है वैसे बेंजाइल वाला अपने पास, जिस कार्बन से OH लगी हुई है उससे कोई भी कार्बन नहीं लगी हुई है, लगी हुई है, ये है यहाँ पर कार्बन। ठीक है, ये कार्बन ही है, तो जिस कार्बन से OH लगी हुई है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन लगे, एक कार्बन, तो 1 डिग्री। फिर उसके बाद देखो जिस कार्बन से OH लगी है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन लगे यहाँ पर, 2 कार्बन, तो 2 डिग्री। और यहाँ पर वैसे टोटल कितने कार्बन लगे हुए हैं, ये 3 कार्बन लगे हुए हैं। क्लासिफिकेशन का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ाया जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि कम से कम आप टर्म्स के साथ या कंपाउंड के साथ ना फेमिलियर हो जाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पर कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल्स या राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल्स। बात क्या होती है कि जब आपके पास कोई केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर कुछ मेंशन नहीं होता, क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है, क्या टर्शियरी है, सब आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, खुद ही लिखना है। प्लस जब टीचर भी आपको समझाएगा तो अब जब वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करके समझाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत वहां पर वो कंपाउंड क्लिक करना चाहिए कि अच्छा हाँ सेकेंडरी है, तो मतलब इससे डायरेक्टली 2 वहां पे कार्बन लगे हुए थे। अभी आपको पता नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी वास्ट होती चली जाएगी, आगे वास्ट भी होती चली जाएगी। और लेकिन अगर आप इसको साथ साथ समझते रहोगे तो आपको एक एक चीज समझ आती जाएगी वहां पे कि क्यों 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री पर कीटोन बनेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री बोला जाए, ना कि आप वहां पर पूरा लिख रहे हो कि ये वाला कंपाउंड जो है मेथेनॉल, ये मेथेनॉल बनाएगा और इथेनॉल एथेनॉल बनाएगा। ऐसे याद नहीं होगा, फिर आपको कभी याद कैसे होगा, जब हम 1 डिग्री पे, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे याद करके चलेंगे। तो इसलिए आप पहले कंपाउंड्स के साथ फैमिलियर हो, कंपाउंड्स के साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है शुरू में। फिर आगे आते हैं यहाँ पर। अब जो आपके कार्बन है, ये कार्बन कैसी हो जाएगी अपने पास, sp2 हाइब्रिडाइज आएगी। ये आगे आपके पास वो विनाइलिक ग्रुप लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अपने पास होता है विनाइल अल्कोहल। अब जिस कार्बन से OH लगी हुई है उस कार्बन को अगर आप देखोगे तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब आप मेरे को कोई डिफरेंस बताओ यहाँ पर कि पहला डिफरेंस क्या आ सकता है, एलाइल और विनाइल में पहला डिफरेंस क्या है। मतलब कोई ऐसी चीज है जो एलाइल में नहीं है पर विनाइल के पास है। डबल बॉन्ड तो वहां भी था, यहां भी डबल बॉन्ड है, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है, और बिल्कुल सही, यहां पर कार्बन और OH बॉन्ड में जो पोलैरिटी है वो कम होती है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने में यहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। ठीक है, यह बॉन्ड उतना पोलर नहीं है जितना पिछला वाला था, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। एक चीज और है यहां पर, क्या चीज, वो तो उसी में काउंट हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना है, यहां पर लोन पेयर है। अब क्या नजर आ रहा है आपको, कुछ है यहां पे, बिल्कुल सही, रेजोनेंस, डबल सिंगल लोन पेयर। तो जो विनाइलिक अल्कोहल्स होते हैं ना, विनाइलिक अल्कोहल्स में आपके पास रेजोनेंस होती है। तो ये चीजें आपको कब ध्यान होंगी, चीजें आपको तभी ध्यान होंगी जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। बेसिक क्लियर होने का मतलब क्या था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी ऑक्सीजन को O की तरह ना देखे, ऑक्सीजन के ऊपर क्या समझ के चलना है आपको, लोन पेयर है। तभी तो आपके दिमाग में वो चीजें क्लिक करेंगी कि डबल सिंगल लोन पेयर है। अब वहां पे क्वेश्चन यही चीजें तो आती है रिएक्टिविटी बेस्ड, वो एलाइल विनाइल लिख के छोड़ देंगे, थोड़ी लिखेंगे कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ताकि आप वहां पे फाइंड आउट करो, कुछ नहीं होता ऐसा। ये चीजें आपको खुद ध्यान रखनी है। तो विनाइल अल्कोहल्स में रेजोनेंस होता है, क्या अल्कोहल में जो रेजोनेंस है क्या वो एलाइल में भी रहेगा आपके पास, क्या एलाइल में भी मेरे पास रेजोनेंस है क्या। ये जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में है क्या, ये लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपका पाई सिस्टम है तो पाई सिस्टम के बाद एक सिग्मा बॉन्ड आया, उसके बाद फिर सिग्मा आ गया तो कॉन्जुगेशन खत्म हो गई। ठीक है, डबल सिंगल सिंगल का केस हो गया ये, डबल सिंगल सिंगल और उसके बाद लोन पेयर रखा हुआ है तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होती है। रेजोनेंस होती थी आपके पास डबल सिंगल और लोन पेयर। तो रेजोनेंस के कई सारे केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, और क्या होता था,
डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये वो कॉमनली यूज रेजोनेंस है या कॉमनली यूज कॉन्जुगेशन है जो आपके सिलेबस में, जो आपको भी कई जगह देखने को मिलेंगे। तो जहां भी ऐसा कुछ देखने को मिले तुरंत समझ जाओ रेजोनेंस, और जहां रेजोनेंस है वहां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास यहीं से बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखो फिनॉल पर आ जाते हैं। फिनॉल वाले पार्ट में देखते हैं। फिनॉल में भी अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने जो हमेशा आपके ध्यान में रहनी चाहिए, भाई फिनॉल में भी क्या होता है, यहां पे भी रेजोनेंस है। अभी तक इससे पहले जो आपने एरोमेटिक अल्कोहल पढ़ा था ना, ध्यान रहे एरोमेटिक अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं है। एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब है, मैं यहाँ पर बना देता हूं एक एरोमेटिक अल्कोहल। वैसे तो अभी हमें आगे पढ़ना ही है, पर यहां पर भी अगर इसको समझ के चलेंगे तो सही रहेगा। जैसे आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है। अब इस बेंजाइल अल्कोहल में आप ऑक्सीजन के ऊपर क्या बोलोगे कि कितने लोन पेयर है यहाँ पे टोटल, ये 2 लोन पेयर है। तो ये डबल सिंगल सिंगल फिर लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन नहीं रही। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डबल सिंगल लोन पेयर होना चाहिए था। तो जो बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजाइल अल्कोहल आपके पास एक एरोमेटिक अल्कोहल है, बट इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि इसमें रेजोनेंस है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस आपको कहां पे देखने को मिलेगी, फिनॉल्स में देखने को मिलेगी। जितने भी आप फिनॉल्स देख रहे हो ये सारे रेजोनेंस के केसेस वाले। तो जो फिनॉल की कार्बन है, फिनॉल की अगर आप कार्बन की बात करो तो फिनॉल की कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखेगी, sp2 या sp3? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगी हुई है उस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पर ये आपका पास पाई बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड था। तो इस कार्बन के 3 सिग्मा हो गए हैं और एक पाई हो गया है, इसलिए अपने पास ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ऐसे ही वो सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, उन सभी कंपाउंड्स में जो आपकी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज वाली है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें दोनों जगह देखने को मिलती है। किसमें, जो आपके पास एलिफैटिक अल्कोहल्स में उसमें भी, और जो दूसरे अपने पास फिनॉल्स हैं उसमें भी। ठीक है, फिनॉल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होता है। फिनॉल में कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो शुरुआती कहां से करेगी, आपके पास sp2 से। अब आ जाते हैं इसमें अपने पास नॉमेनक्लेचर पे। देखो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करी जाए, जो कि हम लोग अभी अल्कोहल्स का यहाँ पर नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, तो अल्कोहल को हम लोग जो जनरली डिनोट करते हैं इसी फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, ROH। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर रहता है। अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करी जाए तो अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला बता सकते हो आप लोग मेरे को, अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, नाम नहीं, जनरल फॉर्मूला। CnH2n+1 और आगे सिर्फ O। जैसे आपके पास ये है ना, पहले ही अल्कोहल में यहाँ पे बना देता हूं। जैसे आपके पास ये है, जैसे CH3OH है, ये मेथनॉल है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल, उसके बाद 4 लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर 1 कार्बन है तो उस पर टोटल 4 हाइड्रोजन लगी हुई है। अब ऐसे ही आप एक ये बना करके देख लो, C2H5OH बना करके देख लो। मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, जनरल फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने हैं। वैसे तो इसकी कोई ज्यादा रेलेवेंस होती नहीं है, बट फिर भी इसको ध्यान करके चलेंगे। तो यहाँ पर 2 का डबल करेंगे तो क्या होता है, 4। ये उससे 1 ज्यादा है, और उसके बाद सभी में क्या चीज कॉमन निकल करके आएगी, OH। ठीक है, यही तो होगा। अगर मैं अगला बनाता तो अगला क्या बनता, बनाओ, C3H7OH, यही बनता आपके पास। तो यहां पर भी तो वही हुआ, 3 का डबल 6 होता है, 6 से 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब फॉर्मूले में आपने सही लिखा है, CnH2n, मतलब डबल करेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे, और सभी में क्या चीज कॉमन रहेगी मेरे पास, OH। तो CnH2n+1 OH। अब जब नेमिंग करी जाती है तो अल्कोहल्स के प्रीफिक्स होते हैं या सफिक्स होते हैं, इनके सफिक्स होते हैं। और सफिक्स क्या होता था अपने पास इसका, ओल। ठीक है, देखो अगर आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका सफिक्स क्या रहता है, ओल। आई बात समझ में? 11th में आप लोगों ने नेमिंग करी हुई है सभी ने। अब मेरे को ये बताना कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए और OH को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, अल्कोहल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और OH एक साथ आ गए, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कार्बोक्सिलिक को या फिर OH ग्रुप को? कार्बोक्सिलिक को। तब क्या कहते थे OH को, तब क्या कहते थे अल्कोहल को, हाइड्रोक्सी। तब इसमें अपने पास सफिक्स यूज नहीं होता था इनका, तब क्या यूज होता था इनका, अपने पास प्रीफिक्स। तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि इनका जो प्रीफिक्स है, इन्हीं का प्रीफिक्स क्या होता है मेरे पास, हाइड्रोक्सी, अल्कोहल्स का। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोक्सी वर्ड कब यूज होगा, जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा ये। ठीक है, ये अल्कोहल क्या बन रखा होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट। अगर अल्कोहल को आपने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है
तो फिर मेरे पास उसका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स यूज होगा, और वो प्रीफिक्स क्या रहेगा आपके पास, हाइड्रोक्सी रहेगा। ठीक है, ये भी आएगा आगे, आप कई सारे ऐसे कंपाउंड्स पढ़ोगे जिसमें पहले हाइड्रोक्सी लिखी होगी, उसके बाद नेम एंड हो रहा होगा। तो चलते हैं यहाँ पर नेमिंग पर। सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग में देख लेते हैं सिंपल। ये आपके पास एक 2 कार्बन की अल्कोहल है। नेमिंग का अपने पास जनरल रूल क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन की थी अपने पास, 2 कार्बन की थी। फिर नंबर करेंगे कार्बन चेन को इस तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़े। तो OH सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो मुझे पता है कि भाई मुझे इसका सफिक्स क्या लगाना है, यहाँ पर ओल लगाना है। अगर 2 कार्बन की चेन थी तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या यूज होगी अपने पास, इथेन, और किससे एंड कर देंगे इसको अपने पास यहाँ पे, ओल से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इथेनॉल हो जाएगा। और वैसे इसका जनरल नेम क्या होता है, बिल्कुल सही, इसका जनरल नेम क्या है आपके पास, इथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम है एथेनॉल, और वैसे यही जो कंपाउंड है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। फिर ये आ गया आपके पास अगला कंपाउंड, इसका क्या होना चाहिए आईयूपीएसी नेम, इधर बना देता हूं इसको। हाँ, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ, बिल्कुल सही। और जनरल नेम, जनरल नेम कौन बताएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही। आपके पास यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है चेन में, ठीक है, 3 कार्बन थे, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे आईयूपीएसी नेमिंग में, प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 ओल आ जाएगी। अब आ जाते हैं जनरल नेम पे। अब जनरल नेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल में अगर देखेंगे तो प्रोपाइल ग्रुप यूज हो रखा है, लेकिन आपकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपकी सेकेंड लास्ट कार्बन पे लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज होता था, आइसो, क्योंकि अगर मैं इसी से इसका दूसरा वाला भी अगर आइसोमर बनाऊं ना, वो यही बनेगा, ठीक है। इसमें आइसोमराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पर वर्ड क्या यूज होता था, आइसो। आइसो मीन सेम। आई बात समझ में कि यहां पर आप आइसोमराइजेशन जो है अगर आप उसको लेकर के भी जाओगे तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये क्या है मेरे पास, ये है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब इसको चाहे इधर से पढ़े या चाहे इधर से पढ़े, सेम चीज है, ठीक है, प्रोपाइल। तो जब भी सेकंड लास्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगी होती है तो आपके पास क्या वर्ड यूज होता है, वहां पे आइसो वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहां पे जो आपके पास सबसे लंबी कार्बन चेन है वो पहली बात 4 कार्बन की, ठीक है। कोई भी ऐसा ना समझे 3 कार्बन चेन, चेन का मैंने मीनिंग पहले भी बताया हुआ है, जब तक आपके पास पेन बिल्कुल सीधा चलेगा, मतलब उठेगा नहीं, तब तक वो चेन है आपके पास, ठीक है। तो 3 कार्बन की चेन नहीं थी यहाँ पे चेन कितने कार्बन की थी आपके पास, 4 कार्बन की है, ठीक है। कोई ये ना सोचे, ज्यादातर क्या होता है, आप चेन इसको बनाते हैं और आप क्या कह देते, कौन बाहर हो गया मेरे पास चेन से, इथाइल ग्रुप बाहर हो गया, और आप यही गलती कर दोगे, क्योंकि पहला स्टेप ये होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन की थोड़ी है, आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की है, यहां पर ये 4 कार्बन की है, ये 2 कार्बन लगे हुए और C2H5 का मतलब क्या है, C2H5 कैसे लगा होगा, CH2 और CH3 करके। तो टोटल कार्बन इन द चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास, 4 कार्बन आ रहे हैं। तो मुझे बताओ आपकी चेन से कौन बाहर हो गया, मिथाइल बाहर हो गया। कौन सी पोजीशन का मिथाइल है ये, सेकंड पर था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और ओल कहां पे लगी है, 1 पे लगी है, तो इसलिए 1 को मेंशन नहीं कर रहे हैं। जब फर्स्ट पोजीशन का होता है तो मेंशन नहीं करते, तो इसका नाम क्या निकल करके आ जाएगा आपके पास, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। समझ आया, इसमें नेमिंग वाला पार्ट था जो ये जो फोर्थ वाला है, देखो फोर्थ वाले पे सबसे पहले अगर आईयूपीएसी नेम की हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखा आप लोगों ने, क्या है आपका आईयूपीएसी नेम, यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे सबसे लंबी, अरे सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन की चेन है, जिसमें सेकंड पे क्या लगा भाई, एक तो मिथाइल हो गया और दूसरा ही सेकंड पे आपके पास ये ओल भी बाहर हो गया। तो इसका नाम क्या निकल करके आएगा अपने पास, 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास इसका आईयूपीएसी नेम। अगर हम लोग इसके जनरल नेम की बात करें, यहाँ जो इसका कॉमन नेम है, अगर कॉमन नेम पे या जनरल नेम पे आए तो देखो इसका कॉमन नेम या फिर जनरल नेम क्या होना चाहिए,
सबसे पहले आप इस अल्कोहल को देखो, आप ये बताओ ये अल्कोहल कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, कौन सा अल्कोहल है अपने पास? ये 3 डिग्री अल्कोहल है, मतलब ये टर्शरी अल्कोहल है। अब अगर ये टर्शरी लेवल का है तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन पे ब्यूट बनता है, तो ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, और क्योंकि अल्कोहल की कैटेगरी है तो इसलिए अपने पास इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, पूरा टर्शरी नहीं लिखते, टर्शरी की सिर्फ हम लोगों के पास जो शुरुआती 4 लेटर थे उसको हम लोग यूज करते हैं, तो आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये इसका जनरल नेम हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कितने डिग्री का अल्कोहल था आपके पास? एक 3 डिग्री का अल्कोहल था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टर्शरी वर्ड यूज करा है। और ब्यूट वर्ड क्यों आया है? ब्यूटेन से आपका डेरिवेटिव जो अल्काइल बनेगा वो आपका ब्यूटाइल बनेगा, तो 4 कार्बन पे आपके पास ब्यूटाइल बनती है अल्काइल ग्रुप, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्यूटाइल यूज करा हुआ है। अब अगले वाले पे आ जाते हैं, अगले वाले पे भी देखते हैं। यहाँ पर अगर टोटल कार्बन एटम्स देखें तो चेन में कितने हैं मेरे पास? 4 कार्बन एटम्स है, पिछली बार की तरह। वो पिछली बार 3 थे, इस बार अपने पास 4 है, और सेकंड पोजीशन पर आपका ओल लगा हुआ है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है, अगर हम लोग सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो आईयूपीएसी नेम क्या निकल करके आएगा? ब्यूटेन, और कहां पे लगी है इसमें? ओल 2 पर, तो इसका नाम हो गया अपने पास ब्यूटेन 2 ओल। अभी जो ब्यूटेन 2 ओल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मेरे को जनरल नेम बताओ, तो आप इसका जनरल नेम क्या बोलोगे? बताओ। जनरल नेम की अगर बात करी जाएगी तो जनरल नेम कैसे डिसाइड करेंगे? जरा ऊपर वाले में जो आपको सिखाया गया था उसके हिसाब से देखना। ये 3 डिग्री था, तो ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है बताओ? ये कितने डिग्री का अल्कोहल बन रहा है अपने पास यहाँ पर? ये 2 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, 4 ही कार्बन एटम्स हैं टोटल कंपाउंड में, 4 कार्बन एटम है तो ये भी ब्यूटाइल। जैसे पिछले वाला टर्शरी ब्यूटाइल था, वैसे ये कौन सा ब्यूटाइल बनेगा आपके पास? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल का अल्कोहल है, तो सेकेंडरी पे भी अगर आप यहाँ पे नाम लिखोगे जब सेकेंडरी के लिए, तो सिर्फ हम लोग इसको SEC लिख के छोड़ देंगे, सेकेंडरी का सेक आ गया ये, और उसके बाद आ जाएगा अपने पास ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। आगे यहां पर आ जाते हैं तीसरे वाले पर। ठीक है, मतलब जो 6th है, सबसे लंबी कार्बन चेन यहाँ पर टोटल 3 कार्बन की है। अब प्लस में नंबर इसे कहां से करूंगा मैं? नंबर इसको यहां से करूंगा, नंबर 1 यहाँ पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि आपके पास OH इधर से पास पड़ रहा था। कौन बाहर हो गया आपकी चेन से? यहाँ पर ये मिथाइल बाहर हो गया, CH3 बाहर हो गया, तो सेकंड पे लगा है मिथाइल, और प्रोपेन हम लोग यूज करेंगे क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, और 1 ओल या फिर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आप मेरे को इसका जनरल नेम बताओ, तो आप बताओ इसका जनरल नेम क्या आएगा अपने पास? क्या आना चाहिए जनरल नेम? जनरल नेम की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप कार्बन चेन देखो, आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? ये 3 कार्बन एटम आपने चेन में लिए थे। अगर आप अल्कोहल को बोल रहे थे कि अल्कोहल आपका सबसे पहले कार्बन से लगा हुआ है, जो OH वाला ग्रुप है, तो ये मेरे पास वो सेकंड वाली कार्बन होगी, या वो सेकंड लास्ट कार्बन होगी जिससे आपने क्या लगा रखी है? यहाँ पर मिथाइल लगा रखी है। तो जब भी ऐसा कोई हमारे पास डेरिवेटिव बनता है जहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होती है, तो कौन सा वर्ड यूज करते थे हम लोग जनरल नेमिंग में? क्या वर्ड यूज होता? आइसो। तो ये आपके पास आइसो है, और आइसो प्रोपाइल है या आइसो ब्यूटाइल है? ये आपके पास आइसो ब्यूटाइल है, क्योंकि टोटल कार्बन अपने पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब आइसोमेरिक ब्यूटाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं 7th वाले पे। देखो, अगर आप इसको आईयूपीएसी नेम पर जाओ तो सबसे पहले यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हैं टोटल? यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो आपका डबल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है, और अल्कोहल भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन अल्कोहल में और जो डबल बॉन्ड होता है, इसमें प्रायोरिटी किसको जाती है? अपने पास अल्कोहल्स को प्रायोरिटी जाती है। ठीक है, तो आपको नंबर तो इधर से ही करनी पड़ेगी कार्बन चेन, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे 1 ना लिखना कोई, क्योंकि यहां पे तो OH लगा है, आपकी पहली कार्बन ये है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, फिर यहां पर ये थर्ड कार्बन लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो कह रहे हैं इस कार्बन से OH लग चुका है, तो पहले पर ही ओल आ गया, और 2 पर क्या लगी हुई है? इन लगी हुई है। तो सबसे पहले अगर नाम की शुरुआत होगी तो वो कहां से होगी? प्रॉप से, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग इसको? 2 इन, और उसके बाद क्या आएगा अपने पास? ओल या 1 ओल। ठीक है, अब होता क्या था कि जब भी आपके पास 2 ओवल एक साथ कोइंसाइड करते हैं, तो हम लोगों को पहले वाले को क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। तो ये जो इन ऑल था, अब इसको बस क्या लिख दिया जाएगा? इनॉल। ठीक है, प्रॉप 2 इनॉल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉप 2 इन, और फिर लिखेंगे इसको 1 ओल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा हुआ था, ध्यान रहे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दोगे आप, प्रायोरिटी दोगे आप यहाँ पर OH वाले बॉन्ड को।
सिमिलरली यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर अगर आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन देखें तो ये टोटल 6 कार्बन की निकल रही है। अब ये 6 कार्बन की जो चेन है इसमें अगर आईयूपीएसी नेम आप बनाओगे तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। और 4th पोजीशन पर इन है तो हेक्स 4 इन, और इस बार ओल कहां पे लगा हुआ है? 2 पर लगा हुआ था, तो इसका नाम हो गया अपने पास हेक्स 4 इन 2 ओल। अब आ जाते हैं इस पे, जो 9th वाला आपके पास ये है। यहां पे कितने कार्बन एटम्स है चेन में? सिर्फ 2। ठीक है, यहां पर आपके पास 2 कार्बन एटम है। अब पहले पर ही आपके पास ओल भी लगी हुई है और पहले पर ही क्या लगी हुई है? आइन भी लगी हुई है। तो अब मेरे पास यहां पर बात ये आती है कि पहले ओल लिखेंगे या पहले आइन लिखेंगे। अगर आप यहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलोगे तो पहले ओल आ जाएगा और ओल के बाद आपको आइन लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर सबसे पहली चीज देखी जाए तो 2 कार्बन एटम के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करते हैं? 8th। फिर 8th के बाद ओल कहां पर है? 1 पे ओल है और 1 पे क्या है मेरे पास? आइन भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एथन 1 ओल और 1 आइन। ये लो, ये कर दो आप इसको, फिर इसके बाद चलते हैं उस पे साइक्लिक वाले पे। 10th वाले को देखते हैं। यहाँ पे 10th वाले पे क्या आईयूपीएसी नेम बनेगा 10th वाले का अपने पास? अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो क्या है? ये आपको यहाँ पर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका मतलब है कि सबसे पहली बात है कि आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो जरूर यूज होगा। ठीक है, एरोमेटिक नहीं है अभी भी अपने पास, भले ये साइक्लिक है बट एरोमेटिक नहीं है। अब अपने पास ये जो नंबर है, आप नंबर तो हमेशा यहाँ पे 1 ही लिखोगे, तो ये टोटल जो कार्बन चेन है वो कितने कार्बन एटम की हो गई? 4। तो 4 के लिए ब्यूटेन आना चाहिए, लेकिन ये ब्यूटेन नहीं है, ये आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है। कौन सी ब्यूटेन है? ये साइक्लो ब्यूटेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये आपके पास बन गया यहाँ पर साइक्लो ब्यूटेनॉल। अब साइक्लो ब्यूटेनॉल में अब आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट लिखा नहीं था, सिर्फ एक OH लिखा हुआ है। तो आप साइक्लो ब्यूटेनॉल लिख के छोड़ दो, उससे अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पे OH है, चाहे कोई यहां लगाए यहां लगाए यहां लगाए, एक ही बात है, क्योंकि और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट मेरे को नहीं दिख रहा है। अगले वाले पे आ जाते हैं, जो 11th वाला है आपके पास। अगर आप अगले वाले को देखोगे वो भी एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये बेंजीन रिंग नहीं है। ये आपके पास क्या बन रखा है यहाँ पर? ये साइक्लोहेक्सेन बन रखी है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा अपने पास? ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। जैसे ऊपर वाला साइक्लोब्यूटेनॉल था वैसे नीचे वाला बन गया अपने पास ये साइक्लोहेक्सेनॉल। अब यहां पर आते हैं, यहां पे OH अकेला नहीं है, यहां पर OH के साथ ना एक सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई है, और ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है आपके पास? मिथाइल है। अब अगर ऐसा है तो फिर आपको यहां पर नंबर देना पड़ेगा अपनी कार्बन चेन को। अगर ऐसा करें तो टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर इस साइक्लिक रिंग में? 5 कार्बन एटम्स है, जिसमें सेकंड पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो फिर इसको तो पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आता है अपने पास। तो 2 मिथाइल आ जाएगा। फिर 2 मिथाइल के बाद बात करें तो क्या है? ये 5 कार्बन एटम पे क्या बनेगी? साइक्लो पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल या साइक्लोपेंटेन 1 ओल, एक ही बात है। यहां पे आते हैं। अब ये जो 13th वाला है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि आईयूपीएसी नेम में तो सभी लोग कर लेंगे, आईयूपीएसी नेम करना कोई बड़ी बात नहीं है। आईयूपीएसी नेम अगर इसका बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा। आईयूपीएसी नेम में ये बन गया आपका 3 मिथाइल और 4 कार्बन एटम की चेन थी, तो ये हो गया अपने पास ब्यूटेनॉल। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अभी जो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल है, अगर इसके आप जनरल नेम की बात करोगे या कॉमन नेम की बात करोगे तो इसका जनरल नेम क्या होता है? इसका जनरल नेम होता है आपके पास आइसोअमाइल। ठीक है, यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है आपके पास अमाइल। आइसो, क्योंकि देख लो यहां पर ये OH है और वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रखी है, तो आइसो यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या यूज करेंगे यहाँ पर? अमाइल। अब टोटल कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? टोटल कार्बन एटम पूरे कंपाउंड में कितने? 5। तो ये हो जाएगा इसका नाम आइसोमाइल पेंटेनॉल। ठीक है, ये इसका जनरल नेम है। तो जनरल नेम जो होते हैं वो जनरल नेम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी किसी कंपाउंड के बारे में अगर उन्होंने जनरल नेम से पूछ लिया तो फिर आपके पास वो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, अगर आपको जनरल नेम ही उसका याद नहीं है तो। छोटी सी चीज है, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, जनरल नेमिंग होती है जो। चलो अब फिनॉल की नेमिंग पर आ जाते हैं। फिनॉल की नेमिंग देख लेते हैं यहाँ पर अपने पास। अब देखो फिनॉल में क्या होता है कि फिनॉल का तो आपको पता ही कि फिनॉल किसको कहते हैं? अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH लगी हुई तो उसको फिनॉल कहते हैं। ठीक है, अभी अपने पास जितने भी यहाँ पे बने हुए सारे के सारे आपके पास बेंजीन डेरिवेटिव फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं। जब आप नंबर करोगे तो आपको भी पता है कि भाई अपने पास जो नंबर है वो नंबर 1 मेरे को किसको देना है? OH को। क्योंकि अगर आपके पास नंबर 1 पे OH नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने इसका मतलब इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रखा है। फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तभी इस पे 1 अपने पास जाएगा।
तो अगर इसको 1 मिल गया तो मिथाइल ग्रुप को क्या गया होगा यहाँ पर 2 जाएगा। तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग देखें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा अपने पास 2 मिथाइल, और किससे एंड करेंगे पूरे नाम को, फिनॉल से। ये आपके पास 2 मिथाइल फिनॉल है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना कि अगर कभी भी फिनॉल के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और फिनाइल के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप हम लगा दे तो इसको कहते हैं क्रिजॉल। ठीक है, इसी का नाम अपने पास क्रिजॉल होता है। तो ये जो क्रिजॉल है इसी को हम लोग क्रिजॉल भी लिखते हैं। और अभी आपका जो क्रिजॉल है वो कौन सी पोजीशन के कारण बन रहा है, ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। तो इसलिए इसको ऑर्थो क्रिजॉल भी लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा नाम क्या हो सकता है 2 मिथाइल फिनॉल का अपने पास यहाँ पर, ऑर्थो क्रिजॉल। ठीक है, ये ऑर्थो क्रिजॉल जो है ये इनके जनरल नेम होते हैं, जो आप ये जनरल नेमिंग में पढ़ते हो, ये जनरल नेम है अपने पास है जो ऑर्थो क्रिजॉल है। नीचे वाले पे आते हैं। अगर आप नीचे वाले कंपाउंड को देखोगे तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास 3 मिथाइल फिनॉल। अब ये 3 मिथाइल फिनॉल जो बन रहा है इसी को हम क्रिजॉल भी कहेंगे क्योंकि OH के साथ CH3 लगी है। कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है आपके पास इस बार क्रिजॉल, मेटा पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर मेटा क्रिजॉल। ये आपके पास मेटा क्रिजॉल हो गया। अगला आ जाते हैं यहाँ पर, अगर इसको देखेंगे तो ये कौन सा ग्रुप होता है NO2। NO2 के लिए क्या प्रीफिक्स बनाते थे हम लोग, नाइट्रो ग्रुप है ये, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग नाइट्रो। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 2 नाइट्रोफिनॉल। और अगर मैं इसको ऑर्थो मेटा पैरा के कंपैरिजन में लिखूं तो क्या बन जाएगा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। क्या खासियत होती थी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, कोई बता सकता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कुछ पढ़ रखा है आप लोगों ने 11th में इसके बारे में? एसिडिक कैरेक्टर वैसे इसमें कम होता है एज कंपेयर टू जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा। हाँ, स्टीम वोलाटाइल जो है वो क्यों है, ये क्या रीजन है इसके पीछे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपके पास क्या होती है, यहां पर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे जो नीचे वाला है, नीचे वाला कौन सा कंपाउंड है, ये नीचे वाला आपके पास अगर देखोगे आईयूपीएसी नेम में अगर आप बनाओगे तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा अपने पास इसका 4 नाइट्रोफिनॉल। अब ये 4 नाइट्रोफिनॉल कह दे या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल कह दो आप। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होती थी, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ना अपने जैसे एक दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो इंटरमोलिकुलर होता है। और अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो इंट्रा होती है। तो इंट्रा यहां पर होती है। ठीक है, यहां पर इसका H और इसके O के बीच में रहता है, लेकिन यहां पर पहले वाले का O और अगले वाले का H इन्वॉल्व होता है, मतलब एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में एग्जिस्ट करती थी हमारे पास इंटरमोलिकुलर, यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। अब आ जाते हैं आगे 5th वाले पर। देखो 5th वाला जो है आपके पास ये बढ़िया सा डिजाइन बना करके दे रखा है। ये क्या नाम हो जाएगा अपने पास इसका, आईयूपीएसी नेम की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल सही 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और अगर जनरल नेम की बात करें तो जनरल नेम बता सकते हो आप मेरे को इसका? इसको एक एसिड बोलते हैं और ये है आपके पास पिक्रिक एसिड। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आपके पास इसकी प्रिपरेशन आएगी अभी आगे। ठीक है, आपको सिखाएंगे कैसे प्रिपेयर होता है पिक्रिक एसिड। कई बार पूछ भी लिया जाता है ये कन्वर्जन में, पिक्रिक एसिड के बारे में पूछते हैं कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। अगला वाला देखते हैं। देखो जो 6th वाला है, 6th वाले में ना आप लोग एक खास चीज देखना, वो क्या है कि यहां पर पहली पोजीशन पर भी OH लगा है, दूसरी पोजीशन पे भी OH लगा है। तो अब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल है। आप कह दो कि भाई यहां तो 1 है और ये 2 है, मतलब मैं इसको फिनॉल मानूंगा और इसको बाहर करके हाइड्रोक्सी का नाम दे दूंगा, क्योंकि वो दोनों ही OH है। अगर दोनों ही OH है तो दोनों को एक ही नाम से आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल नहीं लिखेंगे इसको आपके पास क्या लिखा जाता है, ये एक तो मेरे पास यहां पर क्या रहता है कि या तो आप इस पूरी रिंग को बेंजीन कह रहे हो तो अब 1 पे भी ओल है और 2 पे भी ओल है, तो एक नाम तो होता है अपने पास इसका बेंजीन 1,2 डाइओल। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइओल। ठीक है, फिनॉल यूज नहीं करेंगे। अब फिनॉल क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई दोनों OH है। अब मैंने बोला था कि जब आपके पास OH सब्स्टिट्यूएंट की तरह बन जाएगा तो इसके लिए वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो हाइड्रोक्सी है। तो देखा जाए तो यहां पर 2 हाइड्रोक्सी यूज हो रखी है, तो इसीलिए इसको आप चाहे तो क्या लिख सकते हो अपने पास
डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, यही अपने पास क्या है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगर मैं बात करूं इसके कॉमन नेम की, तो इसका एक कॉमन नेम होता है जो कि क्या हुआ करता था, ये कैटेचॉल। ठीक है, ये रहता है अपने पास इसका जनरल नेम। अब वैसे ही यहां पर देखो सेम चीज आपके पास इधर भी अराइज हो गई, 1, 2 और 3। इसको भी आप कोई फिनॉल नहीं बोलेगा, तो मेरे पास अब पहले पे भी हाइड्रोक्सी लगी है और तीसरे पे भी हाइड्रोक्सी लगी है, तो ये बेंजीन 1,3 डाईओल हो गया। ठीक है, आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो बेंजीन 1,3 डाईओल। ठीक है, या 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। जैसे आपके पास डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन तो है बट 1,2 वाला है, ऊपर वाला 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया और नीचे वाला क्या हो गया 1,3। ये है 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसके अगर कॉमन नेम की बात करी जाए तो इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास रिसोर्सिनॉल। ठीक है, ये आपके पास इसका कॉमन नेम है। जैसे ऊपर वाला कैटेशॉल था वैसे ही नीचे वाला हो गया अपने पास रिसोर्सिनॉल। तो ये है अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फिनॉल्स जिनकी आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों आपके सामने लिखे। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और इसी के साथ हम लोगों की जो फिनॉल और अल्कोहल वाली जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नेमिंग है, वो यहाँ पे खत्म होती है। जितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से नाम बनाना है, मैंने कई बार बोला भाई, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नाम से स्ट्रक्चर बनानी आप लोगों को आनी चाहिए। तो आपका काम ये होता है कि जब आप घर जाओ तो आप घर में जाकर के सिर्फ ये नाम लिखो और देखो कि आपसे स्ट्रक्चर्स खुद से बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, अगर आपसे जब आप घर जाते हो तो घर जाकर के पढ़ने का तरीका होता है, कभी भी घर जाकर के ऐसे नहीं करना है कि आपने आज जो पढ़ा पहले आप उसी को पढ़ने लग गए हो। तो अगर आप उसी को पढ़ने लग गए इसका मतलब आपका क्लास में कंसंट्रेशन नहीं, कि आपको उसी को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है। ठीक है, अब आपका काम है कि जब आप घर जाओ आप सीधा क्वेश्चन उठाओ। आपकी बुक में इनफ क्वेश्चन है आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर, या फिर मैं कहूं नेम से स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर। आप सीधा क्वेश्चन उठाओ और देखो वहां से आपसे स्ट्रक्चर बन रही है, नाम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं तो अपनी कॉपी रिविजिट करो। तो जब भी आप घर जाते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी सेम होता है। फिजिक्स में जरूरत से ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वहां पर जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल करते वक्त आप सबसे पहली चीज जिसमें फंस जाओगे वो होगा आपको फॉर्मूला ही समझ नहीं आएगा कि फॉर्मूले को लगाना किस तरीके से। तो जहां जहां पे आप अटकोगे वहां वहां कॉपी रिविजिट करी जाती है। ये नहीं कि पहले घर जाके आपने पूरी 1 घंटे की क्लास के लिए दोबारा कॉपी रिविजिट करी। ऐसा करके आप अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम ऑटोमेटिकली खराब कर दोगे, क्योंकि आधे घंटे तो आपको उसी में लग जाएंगे कॉपी के पेज पलटने में, और आधे घंटे में तो आप वैसे बोर हो जाते हो कि आधे घंटे ज्यादा आप लोग पढ़ नहीं पाते। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप लोगों का पढ़ने का जो समय है अगर वो कम है, तो उसमें फिर आप कोशिश करो कि इस समय आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस समय आप थ्योरी पे उतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वो समय निकल गया है, अब ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जहां जहां फंसते रहोगे वहां वहां कॉपी रिविजिट करते रहना, और सिर्फ इसके ही क्वेश्चन नहीं करने पुराने। जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का एक रूल होता है, पढ़ाई पेज 1 से करी जाती है। पेज 1 से करने का मतलब जो आपका चैप्टर सॉल्यूशंस है ना, आज भी आपके पास ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा हमारे पास जो सॉल्यूशन चैप्टर से लेकर के रोज पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन तो आप लोगों ने वहां भी करे थे, वहां भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा थोड़ी कि वो चैप्टर नहीं आएगा आपके पास, आएंगी तो दोनों बुक्स कंबाइन ही, पार्ट 1 भी आ रहा है, पार्ट 2 भी आ रहा है। तो ऑर्गेनिक जब आपकी चल रही है तो आप लोगों का घर में होमवर्क ये रहता है कि आपको जब ऑर्गेनिक की आप 1 यूनिट कर रहे हो तो आप 1 यूनिट इसके साथ साथ अपनी फिजिकल और इनऑर्गेनिक की भी करो। ठीक है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करो मतलब, और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके 2 कर लेना, बस इतना ही करना है। और क्वेश्चन ही करना अब क्वेश्चन से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे और क्वेश्चन से ही आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। अब बैठ करके थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, थ्योरी तो आप क्लास में पढ़ ही रहे हो, अब आपको घर में जाकर के क्वेश्चन करने हैं। और जो भी क्वेश्चंस में आपके पास डाउट रहता है उनको या तो आप उस पर कुछ टिक लगा लिया करो, या कोई आपने ऐसा क्वेश्चन करा जो कि आपको लगा कि ये बहुत सही था, मतलब आपसे एक बारी में 2 बारी में नहीं हुआ बट तीसरी बारी में हो गया, 10-15 मिनट का एफर्ट लगा कर। तो जब आप रिवाइज करोगे ना, तो रिवीजन हमेशा कॉपी से किया जाता है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, रिवीजन कभी भी बुक से नहीं करते। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो रिवाइज करते वक्त शायद अपनी बुक से रिवीजन करते होंगे। बुक से रिवाइज करते हुए अगर आप जाओगे तो 2000 पेज है आपके सामने, एक जगह 2000 पेज है, चलो 1500 पेज है रिवीजन के लिए, क्योंकि हर कोई रेफरेंस बुक से ही पढ़ता है आजकल, क्योंकि इंक्लूसिव जो थ्योरी होती है आपकी वो बहुत कम होती है एनसीईआरटीज वगैरह में। और एक जगह आपके पास आपकी 150-200 पेज की कॉपी होगी। तो आप मेरे को खुद बताना, जब आप एग्जामिनेशन में बैठने जाओगे तो आपके पास 4 या 5 दिन का समय मिलेगा। बोर्ड के बीच में जो गैप होते हैं बिटवीन 2 एग्जामिनेशन, 4 या 5 दिन होते हैं। तो 4 या 5 दिन में बच्चा 2000 पेज की बुक पढ़ लेगा क्या 4 या 5 दिन में?
तो आप लोग क्यों कोशिश करते हो 4 या 5 दिन में फिर वो 2000 पेज लेके बैठने की? 4 या 5 दिन में 200 पेज पढ़े जा सकते हैं सिर्फ, और उतना ही पढ़ना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे यहां नहीं हो रहे हैं यही वो क्वेश्चन है जो आपसे वहां भी नहीं होंगे। और टीचर्स के बाद पहली पता होती है कि बच्चा किस तरीके के क्वेश्चंस में फंसता है, तो आप वो क्वेश्चंस दोबारा ट्राई करके जाओ जिनमें आप यहाँ पे फंसे हुए थे घर में। आई बात समझ में? तो जो क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं वो तो आपके दिमाग में वैसे ही छप जाएंगे जब आप थॉरो रिवीजन करते रहोगे अपना डेली। तो डेली रिवीजन बहुत जरूरी होता है। एक तो पढ़ाई वाले पार्ट में दिक्कत ये है कि मैं ज्यादा चीजें आपको बता नहीं सकता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ता था। तो मैं आपको बस वही चीजें बता पाता हूँ जो मैंने दूसरे बच्चों को करते हुए देखा है, मतलब जिनके थोड़े अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो क्या करते थे। तो एक ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कई टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि भाई हम इस तरीके से पढ़ते थे, तो मैं वहां से शुरू ही नहीं कर पाता हूँ कभी कि हम किस तरीके से पढ़ते थे, क्योंकि फिर तो कुछ शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो उनके एक्सपीरियंसेस है जिन्होंने ये चीजें करी हैं और उसके बेसिस पे उनको रिजल्ट मिला है। कोई भी बच्चा जब आता है, चाहे वो आपका क्लास 9th हो, 10th 11th 12th, किसी भी क्लास में कोई बच्चा टॉपर नहीं होता डे 1 से। और किसी को भी नहीं पता होता है कि कोई भी बच्चा आपके पास 2 महीने या 2.5 महीने में यहाँ से यहाँ तक का जंप ले लेगा। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं कि जिनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि मतलब इसके तो कहीं गए ही नहीं, मतलब ये तो 95 96 वाला ही है, और आखिर में वो बच्चे भी 70 80 पे अटक जाते हैं। कई बार रीजन क्या होता है उसके पीछे? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। कई बार बच्चों को कोई चीजें नहीं समझ आती, सब्जेक्ट नहीं समझ आता है, तो वो टीचर से बात नहीं करता है उसमें लास्ट टाइम में। वो कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स में जैसे अभी आप लोगों की यूनिट चल रही होगी, भी ऑप्टिक्स चल रहा होगा शायद आप लोगों के पास। अभी जो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स के बाद अभी जो सेमीकंडक्टर्स आएगा वो सबका दिमाग खराब करता है वो। तो उस समय बहुत जरूरी होता है कि आप उस समय अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही है तो आप टीचर्स को बोलो वो चीज कि सेमीकंडक्टर हमें नहीं आ रहा है, तो टीचर्स आपको बताएंगे कि उस चैप्टर में ज्यादा दिमाग खराब करने की आपको जरूरत ही नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन आना है जिसमें फिक्स होता है, जंक्शन डायोड दे देंगे, रिले दे देंगे, ज्यादा क्या होता है वहां पर। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरी बुक लेके बैठ जाते हैं 250 पेज की उस समय पढ़ने को। ऐसा हर चैप्टर में आपके साथ होगा, स्पेशली इस समय तो होगा, क्योंकि इस समय आप पढ़ने बैठोगे तो आपको अब रियलाइज होगा कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि आप पढ़ने ही अब बैठे हो। ठीक है, तो जहां भी आपको प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिल सकता है जब आप जाकर के उसके बारे में बात करोगे। ठीक है, तो किसी का भी कुछ पिछला छूटा हुआ रहता है, वहां से प्रॉब्लम है, चाहे चैप्टर के बीच से प्रॉब्लम है, आप उसको उसी वक्त खत्म करके क्लियर करो। अब आप लोग बाद का वेट मत करना,